नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर आए। पहले भोपाल और फिर शहडोल। प्रधानमंत्री जब किसी भी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां के राजनीतिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक लिहाज से वो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो सुर्खियों में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। सतीश जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से एक ही हफ्ते में वो 2 बार आए। हालांकि एक ही बार में उनको दोनों ही स्थानों पर आना था, भोपाल और शहडोल में, लेकिन किसी कारण से, मौसम की वजह से शहडोल का उनका जो दौरा था उस वक्त रद्द हो गया और फिर वो 1 तारीख को आए। तो किस तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को देखते हैं, और निश्चित तौर पे ये साल, आने वाला साल बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से भी, उसके अलावा भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहे उनके ये दौरे। और जिस तरह से उन्होंने, अगर मैं शुरुआत में शहडोल का जिक्र करूं, शहडोल से उन्होंने सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम 2047 की शुरुआत की, और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड के जो पीवीसी कार्ड हैं वो वितरित किए। दोनों ही कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहे, लेकिन उससे भी खास बात कि चुनाव शहडोल का ही क्यों, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पहले सुनवाते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे और शहडोल दौरे पर खास तौर पर आपकी बात जानेंगे सतीश जी। अभी शिवराज जी बता रहे थे कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती आ रही है। मैं आज जब आपके बीच आया हूं, रानी दुर्गावती के पराक्रम की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैंप भी निकाला जाएगा, और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस हमारे लिए पवित्र मां के समान उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर 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 पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, और हम सब साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। जी सतीश जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को, पहले भोपाल दौरा और फिर शहडोल दौरा, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल के भीतर 2023 में ये 5वीं मध्य प्रदेश यात्रा थी, जो अभी 1 जुलाई को शहडोल में वो पहुंचे थे। एक तरह से कहें तो वो शहडोल की जो यात्रा थी वो उसी दिन की यात्रा थी जिस दिन उनको भोपाल आना था, 27 जून को। लेकिन मौसम की वजह से वो उनका शहडोल का दौरा स्थगित हो गया था, और उस दौरे के स्थगित होने में भी एक बहुत पॉजिटिव बात हम प्रधानमंत्री की देख सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मौसम की खराबी की वजह से लोगों को दिक्कत हो। स्वाभाविक तौर पे लोगों की चिंता करना भी एक बड़ी बात होती है, पहली तो ये। और दूसरा, वो जो दौरा स्थगित हुआ उनका शहडोल का, उसको इतने ही जल्दी, तुरंत ही, लगभग कहेंगे 3 दिन बाद ही वो उस दौरे को उन्होंने रिवाइव किया और वो शहडोल पहुँचे। तो जनता से प्रधानमंत्री का जो सीधा कनेक्ट है, सीधा जुड़ाव है, वो लगातार इसका प्रयास करते हैं, और उसको देखा जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में असल जो ताकत है वो लोग है, यानी कि लोग हैं। तो लोगों के बीच में जाना, लोग क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करना, और सरकार लोगों के लिए जो बेहतर कर रही है वो लोगों को बीच में जाके उनको बताना, वो इस तरह से वो एक इम्प्लीमेंटेशन का जो एक सिलसिला चलता है, वो निश्चित रूप से सबको उसका लाभ होता है। अब रही बात प्रधानमंत्री के ये 2 दौरों की बात, मतलब मध्य प्रदेश के जो 5 दिन के अंदर उनके जो 2 दौरे हुए, उसको मैं 3 तरह से देखता हूँ। पहला तो एक सौगात कह सकते हैं हम उसको, वो सौगात उन्होंने मध्य प्रदेश को दी। दूसरा, एक बड़ा अभियान, समाज की चिंता, एक आदिवासी जो समाज है हमारा, उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी, जो जिससे बहुत ही गंभीर बीमारी है, और देश के बहुत सारे जो राज्य हैं, खासकर आदिवासी जो आबादी है, वो उससे पीड़ित रहती है, आनुवंशिक एक बीमारी है। तो उसको लेकर एक अभियान की शुरुआत उन्होंने की, तो ये समाज की चिंता। बिल्कुल। और तीसरा एस्पेक्ट है इसका, राजनीतिक एस्पेक्ट है। आखिरकार प्रधानमंत्री भी एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, और लगातार हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव
चलते रहते हैं। तो ये 2 दिन का जो अलग अलग दिनों में जो उनका दौरा हुआ मध्य प्रदेश का, उसमें तीनों चीज़ें उन्होंने की। भोपाल में उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस के जो रवानगी का जो उन्होंने हरी झंडी दिखाई यहाँ पर, वो एक प्रतीक है वंदे भारत एक्सप्रेस। शुद्ध रूप से भारतीय एक निर्माण की, एक भारतीयता के राष्ट्रीयता की जो हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया, 100% मेक इन इंडिया के तहत वो ट्रेन बनी है। और मैंने खुद भी इसी महीने उसकी यात्रा की है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ट्रेन को वो एक से ज़्यादा हिस्सों में चलाया जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था इस श्रेणी की जो ट्रेन होती थी वो राजधानी से राजधानी तक की एक एक्सप्रेस होती थी, या शताब्दी एक्सप्रेस होती थी। लेकिन इसका विस्तार, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका विस्तार राजधानियों के अलावा भी हो रहा है। जैसे हमने अभी देखा कि भोपाल से जबलपुर, भोपाल से इंदौर जाने वाली ट्रेन की उन्होंने जो शुभारंभ किया है, और उसमें जो लोग बैठे थे, पहली यात्रा जिन लोगों ने की, उनका उत्साह देखते बनता था। ऐसा लगता था जैसे हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हों। मतलब ये कोई 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस तरह का एक माहौल एक देश के लोगों में बढ़ा, क्योंकि ये हमारा अपना बनाया हुआ एक एक्सप्रेस ट्रेन है। हमने जो अपनी खुद बनाई है, अपने सारे उसमें से पूरी तरह से भारतीय उसमें बनी है। तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात। कम ही ऐसे राज्य वंदे भारत ट्रेन का आपने जिक्र किया सतीश जी, और वाकई में वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैप पर हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम अब पूरी तरह से सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, इंडिजीनियस ट्रेन हम बना सकते हैं, और किस तरह से पूरे देश में वो संचालित हो रही है। एक और बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि जहां जहां इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है देश में, वहां वहां वंदे भारत शुरू हो चुकी है। यानी बहुत कम ही ऐसे राज्य मेरे ख्याल से अब बचे हैं जहां वंदे भारत नहीं है। ज्यादातर राज्यों में ये शुरू हो चुकी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये बताता है कि किस तरह से विकास के पथ पर हम लगातार तेज गति से अग्रसर हैं। निश्चित रूप से हम पिछले 20 साल पीछे अगर जाएं तो इस तरह की ट्रेन हम फिल्मों में देखते थे, विदेशी फिल्मों में हम इस तरह की ट्रेन जब देखते थे, रेलवे स्टेशन इस तरह के जब देखते थे, तो हमें ऐसा लगता था कोई हम स्वप्न लोग की बात कर रहे हैं। भारत में ये संभव मुझे भी नहीं लगता था। करीब 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं था कि भारत में कभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं बहुत कम समय में, पिछले 10 साल में भारतीय रेल का जो कायांतरण, जो मैं कहूँगा कि पूरी तरह से वो बदल गई है। निश्चित रूप से अभी भी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन ये एक सोपान है जिसको हमने पार किया है। और अब आगे जाके मुझे लगता है कि और अच्छी सुविधाएं लोगों को प्राप्त होंगी, क्योंकि रेलवे जो है हमारे भारत की एक जीवन रेखा जिसको हम कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बड़ा अद्भुत वो है। लोग लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। हमारा बहुत ज़्यादातर परिवहन उसी से होता है, माल की ढुलाई उसी से होती है। तो निश्चित रूप से न केवल रेल लाइनें, ट्रेनें, यात्री गाड़ियाँ, प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन, सारी चीज़ें बदल रही हैं। और निश्चित रूप से ये इसका फ़ायदा भारत के विकास की जो गति है, जो हम एक बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ, तीसरी इकोनॉमी बनने का हमने जो लक्ष्य रखा है, अभी हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर जब जाना चाहेंगे तो उसके लिए ये बड़ा एक रेलवे का जो कायांतरण है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सतीश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सौगात हमें मिली, पूरे देश को मिली। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश इस मामले में काफ़ी सौभाग्यशाली है। 3 ट्रेन हमारे पास वंदे भारत ऑलरेडी हैं। और उस दिन जब प्रधानमंत्री यहाँ से वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रहे थे, तो सिर्फ भोपाल के लिए ही जो 2 ट्रेनें थी वही नहीं थी, वर्चुअली उन्होंने कुछ और वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश हम दे रहे हैं कि लगातार रेलवे, जिसे कहा जाता है कि जो भारत का एक तरह से लाइफलाइन है, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है वो लोग ट्रेन से ही कम्यूट कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बात ये निश्चित तौर पे है। इसके बाद भोपाल में जब वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ उन्होंने किया, उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम था वो था बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वो हम कहें कि पार्टी की सबसे छोटी इकाई होता है। और ऐसे में पूरे देश के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, वर्चुअली उन्हें संबोधित करना, भोपाल में भी एक तरह से पूरे राज्य के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और संबोधन को सुना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें ये कहना प्रधानमंत्री का कि आप विकास के इंजन, अगर तौर पर भी अगर हम देखें तो जो बातें उन्होंने वहां से कही कार्यकर्ताओं को, वो वाकई में प्रेरणा वाली है। उन्होंने
कहा कि आप बिल्कुल आम लोगों की तरह जो भी आपके बड़े अवसर हैं, आपका जन्मदिन है, वो आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ मनाइए। बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, ये पार्टी से जोड़कर इसे देखा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये जो छोटे-छोटे कदम हैं, वो आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएँगे। तो किस तरह से उस संबोधन को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, ये तो बहुत प्रत्यक्ष बात है। लेकिन अगर हम देखें कि राजनीतिक एक दल विशेष की अगर हम बात नहीं भी करें, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने का आशय ये है कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में कोई काम करना चाहते हैं, तो वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, किसी भी तरह के आप सामाजिक जीवन से अगर जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, तो आपकी जो सारी गतिविधियां हैं, जैसे जन्मदिन मनाने की बात आपने कही, जन्मदिन मनाना है, कोई और त्यौहार मनाना है, तो उन लोगों के बीच में जाके बनाएं जिनको आपकी ज़रूरत है। आपकी उपस्थिति से उनको एक इनकरेजमेंट मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा और उनके जीवन में कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ ये बदलाव, चूँकि ऊपर के लेवल से ये इस तरह की मंशा व्यक्त की जा रही है और वो खुद मोदी जी करते भी हैं। तो मैं पिछले बहुत दिनों से ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो भी अब अपना जन्मदिन किसी अनाथाश्रम में, किसी आश्रम में, किसी बच्चों के बीच में, दिव्यांग बच्चों के बीच में पौधारोपण करके तमाम तरीके की जो एक पॉजिटिव एक्टिविटी हो सकती है, उसके तहत अब लोग अपना जन्मदिन या बाकी समारोह मनाने लगे हैं। तो ये इस तरह का एक संदेश उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी बात यह है कि वो पार्टी का संगठन तो काम करते ही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री वो लगातार संगठन के इस चुनाव के अभियान से भी वो जुड़े रहते हैं। मोदी जी ने जो संबोधित किया भोपाल में कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट किया पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, उसके अलावा भोपाल की जमीन से उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित किया, एक देश एक कानून की जो उन्होंने बात की। यूसीसी, हम जो समान नागरिक संहिता की जो बात है, ये हम बहुत दिनों से लगातार पिछले करीब 40 साल से चर्चा सुनते आ रहे हैं। सतीश जी, समान नागरिक संहिता पर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कही, उसे हम पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद आप अपनी बात को जारी रखिएगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूँ कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। जी सतीश जी, हालांकि संविधान में भी इसका जिक्र है। अनुच्छेद 40 ये कहता है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सारे लिंग, जाति, संप्रदाय से परे रहे, मतलब सबके लिए एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं। लेकिन राजनीतिक वजहों से, राजनीतिक कारणों से अलग अलग दलों की सत्ता रही, सरकार रही और इस कानून को नहीं बनाया गया। हुआ इसके ठीक उलट, किसी समुदाय का एक व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉज हैं। दूसरा जो समुदाय है जिसको हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, उसके लिए कोई यूनिफॉर्म इस तरह से कोई पर्सनल लॉ नहीं है, बल्कि उनकी जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए कहीं एक व्यवस्थित करने के बजाय बहुत सारे इस तरह के कानून बना दिए गए कि बार बार जो एक बहुसंख्यक समाज है हमारे देश का, वो ये कहता है कि सारी चीज़ें हमारे ऊपर क्यों, अगर दूसरे किसी संप्रदाय को आज़ादी है तो हमें क्यों नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है जो हमारे संविधान में ही उसकी व्यवस्था है। मोदी जी ने मध्य प्रदेश की धरती से ये समान नागरिक संहिता की बात पहली बार इतने बहुत प्रखर ढंग से उन्होंने उठाई और इसके बाद हमने देखा कि पूरे देश के जो राजनीतिक दल हैं, एक विमर्श उसमें शुरू हो गया है। समर्थन कह सकते हैं, विरोध कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते मोदी जी ने जो ये बात भोपाल में कही, उसका उनको एक फ़ायदा भी मिलता मुझे दिख रहा है। वो ऐसे कि 23 जून को पटना में जो एक बैठक हुई थी विपक्षी दलों की एकजुटता की, उनमें उस बैठक में शामिल 2-3 दल कम से कम अब जो है ये समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं।
भोपाल में जो कार्यक्रम उन्होंने किए उसका जिक्र हमने किया, लेकिन अब शहडोल का रुख करेंगे। 1 जुलाई को जब प्रधानमंत्री शहडोल आए तो 2 प्रमुख जो कार्यक्रम थे, एक आयुष्मान योजना के जो पीवीसी कार्ड थे और एक सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन 2047। सबसे पहले आयुष्मान योजना की मैं बात कर लेती हूँ। पीवीसी कार्ड जब उन्होंने वितरित किए और जो बात उन्होंने कही वो ये कि ये एक एटीएम कार्ड की तरह हर नागरिक के पास होगा। जब भी आपको इलाज की ज़रूरत है वो एक एटीएम कार्ड की तरह आपके पास है, आप वो इलाज ले सकते हैं। और वाकई में भारत जैसे देश के लिए जहाँ जो हम हेल्थ इंडेक्स कहते हैं वो काफ़ी नीचे है, और आयुष्मान योजना से पहले तो लोगों को इलाज मुहैया हो पाए वो स्थिति थी ही नहीं देश में, लेकिन अब वो हो पा रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आयुष्मान योजना है। और ऐसे में उसके पीवीसी कार्ड जो पूरे देश के लोगों को मिले जो भी आयुष्मान योजना के लिए एलिजिबल हैं, तो शहडोल से उन्होंने इसका भी शुभारंभ किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो एक बार सुनते हैं। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। देखिए, मैं मोदी जी जैसे कहते हैं बहुत सामान्य साधारण परिवार से वो आते हैं और नीचे तक की स्थिति उन्होंने देखी है। मैं भी बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैंने ये देखा है कि किसी के घर में यदि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है तो समझ लीजिए पूरा परिवार मिट जाता है, घर बिखर जाता है। अगर किसान है तो उसकी खेती बिक जाती है। ये स्थिति लगातार मैं सालों से देख रहा था। लोग ये मनाते थे कि किसी बीमार व्यक्ति को ईश्वर ऊपर उठा ले, उसके इलाज का या उनकी इलाज के अभाव में जो उसकी तकलीफ है पूरा परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाता था और अपना घर गृहस्थी मकान गिरवी रखना पड़ता था, और वो सब करने के बावजूद उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता था। मतलब ये तकलीफ इतनी गहरी थी, इतनी गहन थी। मुझे लगता है इस तकलीफ को महसूस करके ही ये आयुष्मान भारत की ये योजना मोदी जी लाए हैं, बहुत अद्भुत है। और जैसे कि मोदी जी ने शेड्यूल में बताया भी कि करीब 5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ अभी तक लिया है और 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो उनको खर्च करना पड़ता। ये कितनी बड़ी बात है कि ये इसके जिनके पास पैसा है वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि पैसे के अभाव में लोगों को कैसे अपने परिजनों को तिल तिल मरते हुए देखना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो कार्ड है वो कहीं भी इलाज करा सकता है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा भी कि एक एटीएम कार्ड की तरह है, वो एटीएम कार्ड की तरह ये बताना ये परिभाषा या ये मुहावरा जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनको ये पता है कि एटीएम जो है पूरा देश अब जानता है कि एटीएम क्या होता है। एक वक्त था कुछ शहरी लोग या कुछ पढ़े लिखे लोग ही जानते थे, अब गांव-गांव में लोगों को पता है कि एटीएम कार्ड का क्या मतलब होता है, पैसे का क्या मतलब होता है। और आयुष्मान कार्ड भी उसी तरह से लोगों में पॉपुलर है और लोग अपना इलाज 5 लाख रुपए तक की, आप सोचिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच है वो। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाभ मिलना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही, 5 करोड़ का उन्होंने आंकड़ा भी बताया, 1 लाख करोड़ रुपए का इलाज की उन्होंने बात कही, लेकिन इसमें भी कहीं निचले स्तर पर, अस्पतालों के स्तर पर कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि बहुत तरह की शिकायतें एक बतौर पत्रकार मेरे सामने भी कई बार आई हैं और हम लोगों ने उसकी खबरें भी छापी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस को और वो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अस्पताल उसको उन्होंने एक लाभ का धंधा भी एक तरह से बना लिया है। मैं ये नहीं कहता कि वो इलाज नहीं करते होंगे, लोगों को लाभ नहीं मिलता होगा, लेकिन लोगों को इलाज मिले और उस कार्ड की जो अधिकतम सीमा है उसमें पूरे परिवार का है, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, तो वो उसकी जो सीमा है उससे सब लोगों को लाभ मिलता रह सके, कंटिन्यूटी उसकी बनी रह सके और इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार, कोई गड़बड़ी, कोई पैसे खाने की बात ना बने। इस पे भी चेक एंड बैलेंस और बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जब इतने बड़े देश में कोई इतनी बड़ी योजना लागू होती है तो कहीं ना कहीं उसके लूप होल्स का मिसयूज़ होता ही है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि वो ना हो। और उसके लिए जिस तरह से आपने कहा कि कुछ तो ऐसा हो कि मॉनिटरिंग हो सके, चेक हो सके। सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन 2047 पर भी हमने थोड़ी बात की थी।
लेकिन ये एक बेहद बड़ा मिशन है भारत जैसे देश के लिए, और जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि जो आदिवासी आबादी हमारी है, आदिवासी बाहुल्य जो इलाके हैं, वहाँ पर ये और ज़्यादा देखा जाता है। अनुवांशिक एक बीमारी है, और ऐसे में उसका उन्मूलन 2047 तक हो, वो पूरी तरह से भारत से ख़त्म कर दिया जाए, इसके मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और फिर हमारे लिए एक बेहद बड़ी बात कि मध्य प्रदेश से इसकी भी शुरुआत होती है, शहडोल से। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा। और मुझे विश्वास है, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। देखिए, बीमारी भारत में बहुत समय से अलग अलग महामारी की तरह रही है, या वो बहुत लंबे समय तक बीमारियां चलती रही हैं और बहुत बड़ी आबादी उससे पीड़ित रही है, और कई तरह के मिशन हमेशा चलाए जाते रहे हैं। लेकिन बाकी के जो मिशन हैं, और इस मिशन में मैं जो फ़र्क देखता हूँ वो ये है कि पहला काम है कि वो उनकी स्क्रीनिंग करने की बात है। तो मिशन 2047 तक के लिए है, लेकिन 2 साल के भीतर उसकी स्क्रीनिंग का काम पूरा होना है। 2 साल के भीतर स्क्रीनिंग जब पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से 2047 तक हम पूरी तरह से इसको ख़त्म कर पाएंगे। तो ये टाइम बाउंड स्क्रीनिंग वाली बात है, क्योंकि आदिवासियों को ये पता नहीं है, या जिनको पता है वो इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी। महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग कार्ड बनाए जाएंगे, 40 साल तक के लोगों के बनाए जाएंगे। और मोदी जी ने ये भी मंच से कहा वहाँ पर शहडोल में कि जब आप अपने बेटे और बेटी का विवाह तय करते हैं तो कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, लेकिन ये कार्ड जरूर मिलान करें, क्योंकि ये बीमारी माता पिता से ही बच्चे को जन्म से ही मिलती है। अगर इस तरह के पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनका विवाह नहीं कराया जाएगा, उनके विवाह से बचा जाएगा, तो जन्म लेने वाले बच्चे को ये बीमारी आनुवंशिक रूप से पैदा होने के साथ ही मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बीमारी एक बार शुरू हो जाती है तो फिर वो जीवन पर्यंत चलती है, जैसा कि मोदी जी ने बताया। और मुझे सच कहूँगा मैं कि मुझे इस बीमारी की गंभीरता के बारे में मोदी जी ने जब कहा तभी पता लगा किस तरह का कष्ट लोगों को होता है। आदिवासियों में ये बीमारी होती है और वो जोड़ों में उनको दर्द होता है और बहुत बहुत ही तकलीफ में उनका जीवन गुजरता है। तो निश्चित रूप से, और मोदी जी ने ये आह्वान भी वहाँ किया कि समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, वो इसको अभिमान की तरह ले, वो हमारे साथ आए, कार्ड बनवाने में भूमिका निभाए। क्योंकि एक भ्रांति, जैसे हमने शुरू में कोरोना के समय भी देखा था कि लोग वैक्सीन लगवाने से डरते थे कि इससे मौत तो नहीं हो जाएगी। खासकर आदिवासी समाज में भी कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो हो सकता है कि वो स्क्रीनिंग के लिए तैयार ना हो सकता है कि उनके कार्ड ही ना बने, तो ये मिशन फिर सफल नहीं हो पाएगा। तो आदिवासी समाज और आदिवासी समाज के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग जरूर हो ताकि उनके कार्ड बन सकें और मिशन आगे बढ़ सके। मोदी जी ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बताई थी कि ये जो बीमारी है, दुनिया में जितने इस बीमारी के रोगी हैं उनमें से 50% मध्य प्रदेश में, मतलब आदिवासियों में, भारत के आदिवासियों में हैं वो 50%। दुनिया भर के सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी हैं उनका 50% आदिवासियों में है भारत के। तो इसलिए इस बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि 70 सालों में इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस तरह से कोई अभियान चलाने की बात नहीं हुई। मोदी जी ने और भी अभियानों की उस समय जिक्र की, पिछले 10 सालों में जो कम हुआ, मलेरिया की उन्होंने बात की, कालाजार की उन्होंने बात की। तो ये जो बात है, एक प्रधानमंत्री जनता के बीच में जाके जनता की जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उस तरह से रेखांकित कर रहा है और लोगों से बात कर रहा है। जो उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की थी लाल किले की प्राचीर से, उसका ही एक एक्सटेंशन है। मुझे लगता है कि अगर सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारी को ख़त्म करने की दिशा में ये हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आदिवासी जो आबादी है हमारे देश की, वो हमारी एक बड़ी ताकत है। और हमारी एक आबादी यदि किसी गंभीर बीमारी से मुक्त होती है तो देश
उनके आगे बढ़ने की जो संभावना है वो और बढ़ जाती है। और जब हम सिकल सेल अनीमिया का जिक्र करें खास तौर पर मध्य प्रदेश में, तो हम कैसे न जिक्र करें हमारे माननीय राज्यपाल का, मंगू भाई पटेल जी का, जो खुद सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि जो आदिवासी आबादी है उसके लिए एक बड़ी समस्या सिकल सेल अनीमिया है। शहरों में तो है ही, ग्रामीण अंचलों में ये और ज्यादा है, ट्राइबल एरियाज में और ज्यादा बड़ी समस्या है। तो हमारे राज्यपाल ये सुनिश्चित करते हैं कि वो गांव-गांव जाए, सुदूर अंचलों में जाएं और वहां लोगों में जागरूकता फैलाए सिकल सेल अनीमिया को लेकर। जो गौरव अभी ये यात्राएं जो निकाली गई और उन्होंने यात्राओं को खुद रवाना किया और सारे चीज़ों को उन्होंने खुद कोऑर्डिनेट किया, वो भी इस आदिवासी समुदाय से आते हैं। एक राज्य सरकार के अभिभावक के नाते आदिवासी समाज से जिससे वो आते हैं, और मध्य प्रदेश हमारे यहाँ एक बहुत कई सारे जिले, 12-13 जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, वहाँ जो ये यात्राएं निकली और इस पूरे अभियान से सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध जो अभियान शुरू होने वाला, जो मिशन शुरू किया गया है, उसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और निश्चित रूप से ये एक राज्यपाल की जो भूमिका है उसको एक नए आयाम को रेखांकित करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से उनकी इस बात के लिए बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई सतीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो यात्रा थी, ये चाहे राजनीतिक लिहाज से हो, लोकतांत्रिक लिहाज से हो, प्रशासनिक लिहाज से हो, बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और ये दौरा कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से विकास के पथ पर हम लगातार अग्रसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सतीश एलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय पर आपसे बात होगी, किसी और विशेषज्ञ के साथ। कोई ऐसा विषय हम लेकर आएंगे जो होगा उस वक्त सुर्खियों में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।